नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। G7 की आपातकालीन बैठक में नहीं जाएंगे ट्रंप और बता दें कि पेरिस में होने वाली बैठक से ट्रंप का इनकार है। इसके साथ ही बता दें कि बैठक में जाने से ट्रंप का इनकार और पेरिस में बैठक होनी है। और इसके साथ ही बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा और इसके साथ ही कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस में होने वाली आपातकालीन बैठक में भाग न लेने का स्पष्ट संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा है कि G7 की बैठक में नहीं जाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को भी कार्यकाल को लेकर भी टिप्पणी की है और कहा है कि उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होगा। ट्रंप के इस फैसले के बाद G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका की भागीदारी और बैठक के एजेंडे पर असर पड़ सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस में होने वाली आपातकालीन बैठक में भाग न लेने का स्पष्ट संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा है कि G7 की बैठक में नहीं जाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर भी टिप्पणी की है और कहा है कि उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होगा। ट्रंप के इस फैसले के बाद G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका की भागीदारी और बैठक के एजेंडे पर भी असर पड़ सकता है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आज से 3 दिवसीय IICDEM 2026 का आयोजन होगा। मेजबानी करेगा ECI। इसके साथ ही कई देशों से लगभग 100 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें होंगी और इसके साथ ही बता दें कि ब्रेकआउट सत्र आयोजित होंगे। भारत मंडपम में होगा इसका आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें होंगी। आज से 3 दिवसीय IICDEM 2026 का आयोजन। मेजबानी करेगा ECI। कई देशों से लगभग 100 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें होंगी। ब्रेकआउट सत्र आयोजित होंगे। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में आज से 3 दिवसीय IICDEM 2026 का आयोजन भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन की मेजबानी भारतीय चुनाव आयोग करेगा। कार्यक्रम में कई देशों से लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें और ब्रेकआउट सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचनी व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श करना है। आयोजकों का कहना है कि यह सम्मेलन वैश्विक सहयोग और अनुभव साझा करने का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। और दिल्ली में आज से 3 दिवसीय IICDEM 2026 का आयोजन भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन की मेजबानी भारतीय चुनाव आयोग करेगा। कार्यक्रम में कई देशों से लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें और ब्रेकआउट सत्र आयोजित किए जाएंगे। IICDEM 2026 का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रियाओं, व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श करना है। आयोजकों का कहना है कि यह सम्मेलन वैश्विक सहयोग और अनुभव साझा करने का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय नौसेना के दस्ते दिल्ली में परेड स्थल पर रिहर्सल कर रहे हैं। नौसेना के जवान अपनी परेड और मार्चिंग की तकनीकी और सामूहिक तैयारियों में जुटे हैं। रिहर्सल में परेड के सभी हिस्सों का अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें मार्चिंग, झंडा उठाना और युद्ध कौशल का प्रदर्शन शामिल है। अधिकारियों ने बताया है कि गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की प्रस्तुति देशभक्ति, साहस और शौर्य का संदेश देने के साथ ही आम जनता और विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। परेड की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और परेड की तैयारियों में जुटा नौसेना। दिल्ली में नौसेना दस्ते की रिहर्सल, परेड के सभी हिस्सों का अभ्यास, प्रस्तुति, देशभक्ति का संदेश इसके माध्यम से दिया जाएगा।
गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय नौसेना के दस्ते दिल्ली में परेड स्थल पर रिहर्सल कर रहे हैं। नौसेना के जवान अपनी परेड और मार्चिंग की तकनीकी और सामूहिक तैयारियों में जुटे हैं। रिहर्सल में परेड के सभी हिस्सों का अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें मार्चिंग, झंडा उठाना और युद्ध कौशल का प्रदर्शन शामिल है। अधिकारियों ने बताया है कि गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की प्रस्तुति देशभक्ति, साहस और शौर्य का संदेश देने के साथ ही आम जनता और विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। परेड की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। परेड की रिहर्सल में सेना, नौसेना और वायुसेना के दस्ते अपनी प्रस्तुतियों का अभ्यास कर रहे हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और इसके साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष होंगी और अधिकारी बताते हैं कि परेड में सभी सैन्य दस्तों, झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अभ्यास समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। समारोह में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रिहर्सल के दौरान सभी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की जा रही है। नौसेना, वायुसेना के दस्ते अभ्यास में जुटे हुए हैं। मुख्य अतिथि होंगे यूरोपीय परिषद अध्यक्ष और इसके साथ ही अध्यक्ष यहां हिस्सा लेंगे और शामिल होंगे, जिससे बता दें कि और भी ज्यादा भव्यता बढ़ती हुई नजर आएगी। सुरक्षा और बता दें कि समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक में स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश इस साल होने वाले कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत के साथ मजबूत संबंधों, व्यापारिक सहयोग और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि राष्ट्रपति भारत का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से स्पेन का दौरा कर सकते हैं। भारत स्पेन संबंध होंगे मजबूत और इसके साथ ही एफटीए सहयोग पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति आएंगे भारत, व्यापारिक और द्विपक्षीय साझेदारी यहां बढ़ती हुई नजर आएगी। भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल की लंबी नासा सेवा के बाद रिटायरमेंट ले लिया। उनके करियर में उन्होंने कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए और कई रिकॉर्ड बनाए। सुनीता ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा बता दें कि 9 बार और 72 घंटे से अधिक अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति बनने का गौरव भी हासिल किया है। उनका रिटायरमेंट 27 दिसंबर 2025 से प्रभावी हुआ। उन्होंने नासा के 3 मिशन पूरे किए, जिनमें उनका आखिरी मिशन बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान लंबा प्रवास शामिल था। इस मिशन के साथ वे कुल 608 दिन अंतरिक्ष में रहने वाली नासा की दूसरी सबसे लंबी सेवा वाली अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। सुनीता के योगदान और उपलब्धियों ने न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में नए मानक स्थापित किए, बल्कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय युवाओं को भी प्रेरित किया है और इसके साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान में नया इतिहास। सुनीता विलियम्स ने लिया है रिटायरमेंट। सुनीता ने बनाए कई रिकॉर्ड और अंतरिक्ष मैराथन। सुनीता विलियम्स की उपलब्धियां और 608 दिन अंतरिक्ष में बता दें कि रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि उन्होंने आईबीएम के वाइस चेयरमैन के साथ असम में निवेश के अवसरों पर एक महत्वपूर्ण बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में स्किलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने और अन्य पहलुओं के लिए संभावनाओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि आईबीएम की एक टीम गुवाहाटी आएगी और राज्य में इन क्षेत्रों में निवेश और विकास के अवसरों का जायजा लेगी। इस पहल से असम में तकनीकी क्षेत्र और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद अब जताई जा रही है। असम से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने आईबीएम वाइस चेयरमैन से मुलाकात की है। असम में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई है। स्किलिंग, एआई अपनाने के पहलुओं पर ध्यान दिया गया। गुवाहाटी में अवसरों का जायजा और इसके साथ ही विकास और उद्यमिता को यहां बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा।
खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा अलग हो सकता है, लेकिन पीडीपी का एकमात्र लक्ष्य बातचीत और विकास के जरिए राज्य में शांति बहाल करना है। महबूबा ने पीर पंजाल और चिनाब घाटी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं की जरूरतों पर ध्यान देने की बात कही और स्पष्ट किया है कि पीडीपी ने किसी भी प्लान पर चर्चा नहीं की है। फारूक अब्दुल्ला साहब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं, सीनियर हैं। तो उनको भूल गया कि उनके जो वालिद हैं शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम, उनको डिक्सन प्लान के लिए ही अरेस्ट किया गया था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा हो सकता है, शेख साहब मरहूम का एजेंडा हो सकता है, जिसके लिए उनको अरेस्ट किया गया, डिसमिस किया गया, जेल में डाला गया। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं हो सकता है। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूं कि जो पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर में जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, उनको थाने में बुला के उनको बॉन्ड साइन करवाए जा रहे हैं, मैं उसकी मजम्मत करती हूं। और मैं उम्मीद करती थी कि फारूक साहब इसके बारे में बात करेंगे, इसको कंडेम करेंगे, मगर उसके बजाय वो जो बात मैंने कह दी पीर पंचाल रीजन को लेके और चिनाब वैली रीजन को, आप सभी लोग जानते हैं पीर पंचाल एक ऐसा रीजन है, दूर दराज का इलाका है, और वहां जब भी हमारे दो मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो शेलिंग हो, गोलाबारी हो, तो उसको उनका खिमियाजा भुगतना पड़ता है। और बहुत ही लोग वहां जो है अभी पस्त हालत में है। तो इनको इंतजामिया वहां देना, वहां डिवीजन उनको देना, एक डिविजनल कमिश्नर का बैठना, मुझे समझ नहीं आता है ये कहां से बन गया डिक्सन प्लान। इसी तरह चिनाब वैली जो एनवायरमेंटली आपको पता है कि वहां कितना फ्रेजाइल है, कितनी वहां पर जो है नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कितने वहां एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या वहां का माहौल है, वहां जो बिजली सबसे ज्यादा पैदा होती है, जो हमारे पूरे स्टेट को नहीं पूरे मुल्क में जाती है, पर वहां आपने देखा है कि नेशनल हाईवे कितनी बार बंद होता है, कितनी दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से ये ऐसे इलाके हैं जो कटे हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड और शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज शहर में न्यूनतम तापमान बता दें कि बहुत ही कम रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट के साथ ही शीतलहर का असर पूरे शहर में महसूस किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने सुबह के समय बेहद ठंड और कड़कड़ाती हवा की शिकायत की है। अधिकारियों ने नागरिकों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और रात के समय बाहर न जाने से अपील की है। वहीं प्रशासन ने भी सर्दियों में स्वास्थ्य और जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जरूरी उपाय सुनिश्चित किए हैं। और श्रीनगर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। न्यूनतम तापमान बेहद ही कम दर्ज किया गया है और इसके साथ ही लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने और इसके साथ ही रात के समय घर में रहने की सलाह दी है। और इसके साथ ही बता दें कि बढ़ती ठंड के चलते यहाँ बेहद ही दृश्यता कम हो गई है, जिससे काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर पर्यटकों की बात करें तो पर्यटक इस मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मौसम काफी ज्यादा चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में बता दें कि दिक्कतें आती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही यहाँ ठंड का असर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तापमान में लगातार बता दें कि गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर दूसरे और पर्यटकों की बात करें तो पर्यटक इस मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहे। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों, संगठन को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों को लेकर प्रभावी तरीके से उठाने को लेकर गहन चर्चा की गई। सपा नेतृत्व और सांसदों ने जनता की आवाज को और मजबूती से उठाने का संकल्प दोहराया और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया है।
और लखनऊ से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा सांसदों के साथ अहम बैठक का आयोजन किया गया। चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में यह मंथन किया गया है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर सपा ने यहां चर्चा की है। जनता की आवाज को मजबूत करने का संकल्प लिया गया है और इसके साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि पार्टी में और भी ज्यादा मजबूती देखने को मिले, जिससे कि चुनाव के दौरान काफी ज्यादा नतीजे अहम आते हुए नजर आए। और इसके साथ ही बता दें कि यहां बैठक का आयोजन किया गया, जहां सभी सपा सांसद मौजूद रहे। बैठक में तमाम मजबूती के साथ चर्चा की गई है यहां पे और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन देखने को मिला है, रणनीति तैयार की गई है। मैं सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा। और वो हमें देखने को मिल रहा है। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, संस्थाओं में अपने लोग बैठा करके अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। उड़ीसा के चिल्का झील क्षेत्र में कई स्थानों पर बता दें कि डॉल्फिन देखे जाने के बाद डॉल्फिन की जनगणना शुरू कर दी गई है। वन एवं वन्यजीव विभाग की टीमों द्वारा झील और आसपास के जल क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है। इस जनगणना के माध्यम से डॉल्फिन की संख्या, उनकी प्रजाति और गतिविधियों का आकलन किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार डॉल्फिन की मौजूदगी चिल्का के हालात तंत्र के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। जनगणना पूरी होने के बाद संरक्षण की दिशा में आगे की रणनीति तय की जाएगी। उड़ीसा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झील में डॉल्फिन की मौजूदगी बढ़ती हुई नजर आई है। कई इलाकों में डॉल्फिन देखी गई है। जनगणना अभियान शुरू किया गया है। मैदान में वन विभाग की टीमें मौजूद हैं और इसके साथ ही अब बता दें कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू होती हुई नजर आएगी। राष्ट्रीय राजधानी और मुंबई सहित शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा और धुंध ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। करनाल में सुबह से ही घने कोहरे की चादर ने शहर को ढक लिया है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में भी धुंध की परत फैली हुई है। एम्स से प्राप्त वीडियो में दृश्यता में काफी कमी देखने को मिल रही है। सीपीसीबी के अनुसार राजधानी क्षेत्र में AQI 377 दर्ज किया गया, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। मुंबई शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई हुई है, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही राजस्थान में भी पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहनों की आवाजाही में कठिनाई हो रही है। अधिकारियों ने लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हरियाणा से, और इन चारों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घने कोहरे का असर यहां देखने को मिल रहा है। दृश्यता बेहद ज्यादा है और इसके साथ ही बता दें कि घने कोहरे और शीतलहर का असर यहां साफ देखने को मिल रहा है, जिससे बता दें कि यातायात बुरी तरह प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बता दें कि चाहे बात हो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, मुंबई की, राजस्थान की, हरियाणा की, महाराष्ट्र की, सभी जगह पे बता दें कि घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है और AQI भी बता दें कि बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य पे सीधा असर देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से शीतलहर का असर यहाँ पे बना हुआ है। दृश्यता बेहद कम हो गई है, लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें और वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है ताकि उनके स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। और बता दें कि यहां वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि रात के समय वो घर से बाहर ना निकले और आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले। और इसके साथ इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पे घने कोहरे और शीतलहर का असर बना हुआ है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वाहन चालकों को आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आरोपी रजीम का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया है। रजीम के लैपटॉप से लड़कियों के नाम पर फोल्डर मिले हैं और पुलिस को अवैध धर्मांतरण से जुड़े कई सबूत भी मिले हैं। आरोपी रजीम ने कई चैट्स और नंबर डिलीट कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को अवैध धर्मांतरण से जुड़े कई सबूत मिले हैं और इसके साथ ही केजीएमयू धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आरोपी रजीम का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद कर लिया गया है। रजीम के लैपटॉप से लड़कियों के नाम पर फोल्डर मिले हैं और पुलिस को अवैध धर्मांतरण से जुड़े कई सबूत मिले हैं। आरोपी रजीम ने कई चैट्स और नंबर डिलीट कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केजीएमयू धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी रजीम का मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किया है। जांच में रजीम के लैपटॉप से लड़कियों के नाम पर फोल्डर और अवैध धर्मांतरण से जुड़े कई सबूत मिले हैं। आरोप है कि रजीम ने कई चैट्स और नंबर डिलीट कर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी साक्ष्यों को सुरक्षित कर आगे की कार्रवाई कर रही है। और इसी पर रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? बड़ा एक्शन लिया गया है, किस तरह की कार्रवाई की गई जिसके तहत इतने अहम खुलासे हुए हैं? देखिए वर्षा, जिस तरीके से जो आरोपी डॉक्टर रमीज है उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसकी गिरफ्तारी के बाद लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछताछ कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं 48 घंटे जो रिमांड है उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो ली थी न्यायालय से, उसका एक अहम पहलू ये निकल करके आया है कि उसका जो लैपटॉप है और जो उसका मोबाइल फोन है वो गिरफ्तारी के दौरान कहीं गुप्त जगह रख दिया गया था, लेकिन उसको पुलिस ने बरामद किया है और बरामदगी के बाद उसमें तमाम ऐसी चीजें निकल करके आई सामने आई जिससे कहीं ना कहीं जो अवैध धर्मांतरण का जो मामला है उसमें एक बड़ी लीड मिलती हुई नजर आ रही, जिसमें कई लड़कियों के नाम से फोल्डर्स बने हुए थे। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो फोल्डर्स थे वो बने हुए थे। वहां उसमें कई जो करीब हर एक लड़की के अलग अलग से वीडियोज और फोटोज उस पूरे लैपटॉप में थे। हालांकि जो मोबाइल फोन है उसमें जो चैट थी नंबरों के साथ, उन कई चैट्स को डिलीट किया गया और लगातार जिस तरीके से जो फॉरेंसिक टीम है उसको रिकवर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए, वो जो आरोपी डॉक्टर रमीज है उससे बात कर रही है और कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ ने भी मोर्चा संभाला और अलग अलग पहलुओं से जो आरोपी डॉक्टर रमीज है उससे बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लखनऊ से लेकर नेपाल तक एक बड़ा सिंडिकेट का भी खुलासा इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जो पूछताछ है वो की जा रही है, हालांकि जिस तरीके से जो डॉक्टर शाहीन परवीन है उनके भी नाम का जिक्र हुआ था और उसके बाद से अभी तक फिलहाल शाहीन परवीन के जो नाम का जो जिक्र है डॉक्टर रमीज ने उसको नहीं कबूल किया, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से जिस तरीके का नाता बताया जा रहा था उससे भी उस बात पर भी चुप्पी साधे हुए। तो कहीं ना कहीं जो लैपटॉप और जो फोन बरामद किया है पुलिस ने और उसके बाद जो फॉरेंसिक टीम है लगातार उस डेटा को रिकवर करने में लगी हुई और जब वो डेटा रिकवर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कई ऐसे साक्ष्य हैं वो डॉक्टर रमीज को अवैध धर्मांतरण के मामले में कहीं ना कहीं विक्टिम अक्यूज बनाने के लिए लगातार काफी होंगे। और जिस तरीके से एक बड़ा सिंडिकेट चलाया जा रहा था डॉक्टर रमीज के द्वारा, उस पर भी कहीं ना कहीं खुलासा जल्द ही नजर आएगा। वर्षा, अमन, पूरे मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है? और जिस तरह से लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया गया, हालांकि कुछ चैट डिलीट कर दी गई हैं, लेकिन क्या कुछ चैट्स उसमें देखने को मिली हैं जिससे कोई और भी अहम खुलासा हो सकता है? अमन, देखिए वर्षा, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो फोल्डर जिसमें जो लैपटॉप में जो फोल्डर बनाए गए थे अलग अलग लड़कियों के नाम से फोल्डर्स थे और उन फोल्डर्स में उन सभी लड़कियों के जो वीडियोज थे, फोटोज थे। हालांकि कई उसमें डॉक्टर्स थे और कई अन्य लड़कियां थी, बल्कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़कियां सभी हिंदू थी। तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके की घटनाक्रम है उसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है और इस तरीके का जो सिंडिकेट है उसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयास उत्तर प्रदेश पुलिस का हो चाहे एसटीएफ का हो लगातार कर रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो डेटा है वो डेटा क्यों रखा गया था और इस तरीके का जो डेटा है वो आरोपी डॉक्टर के पास क्यों मिला। तो हालांकि जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है और 48 घंटों में कई ऐसी चीजें निकल करके आई। हालांकि
अति संवेदनशील मामला है, तो उसके लिए पुलिस इसको एक ऐसी खुफिया जगह पर रखते हुए जहां पर किसी को आने जाने की जानकारी नहीं है और किस जगह पर रखा गया ये भी अभी तक तो फिलहाल प्रशासन द्वारा नहीं बताया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़ी लीड पुलिस को मिली थी, उस लीड के हिसाब से जो आरोपी डॉक्टर का जो फोन है और लैपटॉप है वो बरामद हुआ है, तो कहीं ना कहीं उससे कहीं बहुत सी चीजें निकल करके सामने आई हैं और जिस तरीके से और भी चीजें जब उत्तर प्रदेश पुलिस कस्टडी के दौरान जब उससे पूछताछ करेगी तो बहुत सी चीजें और निकल करके भी सामने आ सकती हैं। वर्षा, ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।